नमस्कार। आज का टॉपिक है निर्जाति पद्धति शास्त्र या एथनो मेथडोलॉजी भी इसको बोलते हैं। लोक विधि उपागम भी इसको बोलते हैं। इस उपागम का प्रतिपादक हेराल्ड गारफिंकल को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एथनो मेथडोलॉजी एक्चुअल में है क्या। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एथनो और मेथडोलॉजी। एथनो का मतलब होता है लोक ज्ञान या जन समूह के जो ज्ञान है उससे रिलेटेड है, और मेथडोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन करने की पद्धति। यानी कि सम्मिलित अर्थ में इसका कहूँ तो एथनो मेथडोलॉजी जो है वो लोक ज्ञान यानी कि प्रतिदिन की घटनाएं जो है उनको व्यवस्थित रूप में समझने की एक पद्धति है। ठीक है, इसमें हेराल्ड गारफिंकल ने इस उपागम को दिया है और अच्छा बहुत ही ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर। इसके बाद इमाइल दुर्खिम और बहुत सारे जो थे विचारक, उन्होंने भी अपने विचार रखे और इस पर काम किया। तो देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में है क्या, एथनो मेथडोलॉजी वास्तव में है क्या। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये स्टार लगा रखा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो एक सेकेंड, एथनो मेथडोलॉजी लोगों की धारणाओं पर जोर देता हुआ यह देखता है कि इन धारणाओं को बनाए रखने में, इन्हें निरंतरता देने में लोग किन विधियों को काम में लेते हैं। यानी कि समाज में कोई घटना हो गई, मान लो समाज में कोई घटना हुई, तो लोग उस घटना के बारे में किस तरह से अपने विचार व्यक्त करते हैं, किस तरह से उसको समझते हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस पर क्या है, क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की उस घटना के ऊपर, उन चीज़ों का अध्ययन करने की पद्धति एथनो मेथडोलॉजी कहलाती है। ठीक है, उन जो घटना हुई उसके ऊपर लोगों के क्या विचार हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनके ऊपर अध्ययन करने की पद्धति एथनो मेथडोलॉजी या निर्जाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि उपागम कहलाती है। ठीक है, अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपको। उदाहरण के लिए दिख रहा है, जैसे किसी जाति का सदस्य है, वो अपनी जाति से बाहर शादी कर लेता है। ठीक है, तो ये सॉरी उसके जाति के लोग उसका बहिष्कार करेंगे कि इसने अपने जाति से बाहर शादी की है, तो इसका बहिष्कार कर देते हैं, इसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके पीछे की मंशा ये है कि जाति की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए जो भी इस व्यवस्था को चोट पहुंचाएगा उसे सबक दिया जाएगा। इस उदाहरण में जाति व्यवस्था को बनाए रखना एक धारणा है, यह धारणा बनी रहे इसलिए इसको न मानने वाले जाति के सदस्यों को जाति बहिष्कार आदि विधियों द्वारा सबक दिया जाता है। ठीक है, आदि विधियों द्वारा सबक दिया जाता है। अब ऐसी विधियों का अध्ययन, ठीक है, ऐसी विधियों का अध्ययन ही एथनो मेथडोलॉजी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ें थी, ये आपका लोक विधि उपागम, ये इसके प्रतिपादक हेराल्ड गारफिंकल थे, 2-3 बार बता दिया। इससे पहले वाला टॉपिक जो अपना पॉजिटिविज़म कर चुके हैं, समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1838 में, पॉजिटिव फिलोसफी। उसमें जो पॉजिटिविज़म के बारे में काम किया था, और ये आज का दूसरा टॉपिक है एथनो मेथडोलॉजी। इस पर हेराल्ड गारफिंकल ने काम किया है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अल्फ्रेड शूट्ज़ क्या कहते हैं एथनो मेथडोलॉजी के बारे में। अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डाल दी गई है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप सीधा पहुँच जाओगे। उसको डाउनलोड करके चाहो तो प्रिंट निकलवा लो या वैसे ही पढ़ सकते हैं आप लोग। अच्छा, अल्फ्रेड शूट्ज़ क्या कहते हैं, एथनो मेथडोलॉजी का संबंध परघटनावादी उपागम से है, क्योंकि इसकी जड़ें दर्शन शास्त्र में मिलती हैं। सामाजिक वैज्ञानिक का मूल कार्य इस बात को समझना है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन के अपने जीवन में सामाजिक संसार की व्याख्या किस प्रकार करते हैं। ठीक है, यानी कि शूट्ज़ भी कहते हैं कि जो सामाजिक वैज्ञानिक
जो है उसका मूल कार्य इस बात को समझना है कि जो आदमी है, मनुष्य, चाहे वो समाजशास्त्री हो या सॉरी एक कॉमन मैन हो, वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने सामाजिक संसार की व्याख्या किस प्रकार करता है। ठीक है, यही एथनोमेथोडोलॉजी है। ठीक है, इस पे अध्ययन करना। अच्छा, बर्नार्ड फिलिप्स ने भी पुस्तक लिखी है सोशियोलॉजी फॉर कंसेप्ट ऑफ टू प्रैक्टिस। ठीक है, ये पढ़ लेना थोड़ा। अच्छा, आगे देखते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, गारफिंकल ने लोक विधि उपागम की परिभाषा करते हुए लिखा है, दिख रहा है ये गारफिंकल ने, एक सेकेंड, लोक विधि उपागम की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सूचीबद्ध अभिव्यक्तियों और अन्य व्यवहारिक कार्यों की तार्किक गुणों की प्रतिदिन के जीवन के संगठित कलापूर्ण व्यवहारों की अनिश्चित और निरंतरतापूर्ण आपूर्ति के रूप में जांच है। ठीक है, दो विचार शामिल किए इन्होंने, गारफिंकल ने दो विचार शामिल किए। पहला क्या था, समस्याओं को सुलझाने के लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं और वे इन तरीकों की विज्ञान के तरीकों से तुलना करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एथनो में मुख्य विचार लोक है। इसमें साधारण या दिन प्रतिदिन की अंतः क्रियाओं पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है कि लोग अपने अनुभवों पर किस प्रकार अपना स्पष्टीकरण देते हैं तथा अपनी समस्या को सुलझाने के लिए वे क्या प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि एथनोमेथोडोलॉजी के समर्थक विद्वानों की मान्यता है कि प्रत्येक क्रिया जो एक व्यक्ति द्वारा घटित होती है या समाज में घटित होती है महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं द्वारा हमारा जीवन अधिक प्रभावित होता है, अतः हमको ऐसी घटनाओं को तुच्छ या अल्प महत्व की समझकर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इनका अध्ययन विश्लेषण द्वारा अर्थ निरूपण करके सामाजिक यथार्थ का पता लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इसके समर्थक निर्जाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि उपागम के समर्थक विद्वान थे, वो कहते हैं कि जो भी घटना घटित हुई उसका जो है वो हमें, चाहे वो किसी भी आदमी से हुई हो, तो आदमी को नहीं देखना है भी, वो उस घटना को देखना है और उसका अध्ययन करना है। ठीक है, घटनाओं को तुच्छ नहीं मानना है, अल्प महत्व की समझकर नहीं छोड़ना है। जब दूसरे, यह पद्धति इस बात का अध्ययन करती है कि मनुष्य के जो संगठित अनुभव हैं और ज्ञान के, और जो मनुष्य को उसके दैनिक जीवन के अस्तित्व से प्राप्त होता है उसका विश्लेषण सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जाना और उसको समझना। ठीक है, तीसरे पद्धति के समर्थकों का कहना है कि इस किसी घटना के संबंध में समाजशास्त्री को वही अर्थ निकालना चाहिए जो किसी घटना को समझने हेतु कर्ता दे रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई इसमें। ये कहता है कि कोई घटना हुई, इसके बारे में समाजशास्त्री को क्या अर्थ निकालना चाहिए, वही निकालना चाहिए जो कर्ता जिसने किसी घटना पे काम किया है, अपना विचार व्यक्त किया है, और जो आदमी खुद अर्थ निकाल रहा है वही अर्थ एक समाजशास्त्री या जो लोक विधि उपागम का यूज़ कर रहा है समाजशास्त्री, उसको भी वही अर्थ निकालना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आगे देखो, इसमें H.C. श्रीवास्तव ने अंतः क्रिया में व्याप्त अर्थबोध को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मान ले एक उच्च जाति का व्यक्ति उच्च अधिकारी है, अस्पृश्यता का पालन करता है। ठीक है, अस्पृश्यता का, छुआछूत का पालन करता है, तो उसका मातत अधिकारी, मातत का मतलब उससे नीचे का अधिकारी, सुबॉर्डिनेट, एक तथाकथित अस्पृश्य यानी कि नीची जाति का माना इसने, एक अनौपचारिक बैठक में दोनों के मध्य वार्तालाप इस प्रकार प्रारंभ होता है। जो मातहत सुबॉर्डिनेट या असिस्टेंट, एक तरह से छोटा अधिकारी, वो कहता है कि श्रीमान, मैं कन्नौज से अत्यंत मोहक सुगंध वाला इत्र लाया हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो आपकी अपनी उंगलियों से आपके वस्त्र पर जरा सा लगा दूँ। तो उच्च अधिकारी क्या कहता है, नहीं भाई, मुझे इससे एलर्जी होती है, जुकाम हो जाएगा, छींकें आने लग जाएगी। तो जो मातहत अधिकारी है वो निराश होकर बैठ जाता है। ठीक है, ये समझ आ गई। ये एक इंटरेक्शन, अंतःक्रिया की व्याख्या तो यह हो सकती है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से निवेदन किया और दूसरे ने अपनी व्यवस्था प्रकट कर दी, परंतु इस अंतःक्रिया का वास्तविक अर्थ तभी सामने आता है जब हम यह जान जाएं कि अस्पृश्यता
बोध के कारण यह अंत्यक्रिया इस प्रकार की हुई है। ठीक है, हरिजन अधिकारी का अर्थबोध अपने उच्च अधिकारी को प्रसन्न करना है, और उच्च अधिकारी का अर्थबोध क्या है, अपने को पवित्र बनाए रखना। जब इन बातों का रहस्य खुलता है तभी अंत्यक्रिया की वास्तविक व्याख्या होती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटा करती है। लोक विधि उपागम अंत्यक्रिया के पीछे के अर्थबोध का पता लगाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लोक विधि उपागम है वो जो इंटरेक्शन हुई है उसके पीछे का जो अर्थबोध है उसका पता लगाती है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। लोक विधि उपागम, निर्जाति पद्धति शास्त्र, एथनोमेथोडोलॉजी, समझ आ गया होगा क्या चीज़ है एक्चुअल में। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लोग जो समाज में जो भी इंटरेक्शन हुई हैं, कोई घटनाएं हुई हैं, लोग उन पर किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो इसी को लोक विधि उपागम कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं। दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन इसकी एक प्रमुख विशेषता है। दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित होती है, अतः सामान्य घटनाएं या वे घटनाएं जो प्राय घटित होती रहती हैं और जिनसे सामाजिक संबंध प्रभावित होते हैं अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन होता है इसमें। सामाजिक यथार्थ परिवर्तनशील है, यानी कि सामाजिक संरचना जो है उसको स्थिर न मानकर परिवर्तनशील माना गया है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक यथार्थ मानव निर्मित होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। तीसरा पॉइंट एथनोमेथोडोलॉजी की मुख्य विशेषता है कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। लघु स्तरीय उपागम होने के कारण, छोटे स्तर का उपागम होने के कारण इस अध्ययन का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, सीमित होने के कारण कि सामाजिक घटना के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। अब तीसरे के बाद एक बार पांचवा पॉइंट देखते हैं सीधा, चौथा पॉइंट छोड़ के पांचवा पॉइंट है वो देखते हैं। तीसरा कर लिया, तीसरे से पांचवें पे आइए। तीसरे में कहता है सीमित क्षेत्र है, पांचवें में कहता है लघु स्तरीय गहन अध्ययन पद्धति है। अब लघु स्तरीय अध्ययन की पद्धति है जो छोटी छोटी घटनाओं को अध्ययन करने के लिए चुनती है। लघु स्तरीय होने के कारण इस उपागम द्वारा सामाजिक घटना का गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तीसरे में सीमित क्षेत्र था, इसलिए घटना के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। सीमित क्षेत्र, सीमित यानी कि छोटी होगी। अब पांचवें पॉइंट में देखिए लघु स्तरीय है तो अध्ययन गहन हो जाएगा, इसका डीप स्टडी कर सकते हैं इसकी। चौथा पॉइंट देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, ये तो है ही, जाहिर सी बात है भाई, लोक विधि उपागम जो है वो सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करती है। व्यक्ति की, छठा पॉइंट, निर्वहन भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इस उपागम द्वारा व्यक्ति की जो रोल किस तरह का अदा कर रहा है आदमी, उसकी भूमिका क्या है उसका अध्ययन किया जाता है। सातवां पॉइंट है व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान, इसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें व्यक्ति के अध्ययन के साथ साथ उनके पूर्ववृत्त जीवन चरित्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिस्थिति, ये परिस्थिति नहीं है परिस्थिति है, ये पद कह सकते हैं एक तरह से, को भी महत्व प्रदान किया जाता है। अतः व्यक्ति सामाजिक यथार्थ के निर्माण की महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, अध्ययन पद्धतियाँ अध्ययन पद्धतियाँ क्या यूज़ की जाती है इसमें, जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हो गया, लिखित आलेख हो गए। इसके साथ साथ इसमें प्रायोगिक विधियों का भी महत्व दिया जाता है। तो ये हमारे 8 विशेषताएं थी, 7-8, इसमें से 4-5 6 याद कर रख लेनी है आप लोगों ने। इसके बाद गारफिंकल का दृष्टिकोण गारफिंकल का दृष्टिकोण क्या था लोक विधि उपागम में, वो देखते हैं। तो ये PDF में पढ़ लेना आप। इसमें सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये दिख रहा है आपको। गारफिंकल ने 3 अंतः संबंधित प्रघटनाओं का उल्लेख किया है। सूचनात्मक अभिव्यक्तियों को वस्तुपरक कैसे बनाया जाए, कर्ताओं द्वारा अपनी क्रियाओं को दिए गए अर्थों के प्रतिबिंब की प्रकृति की व्याख्या, और व्यवहारिक क्रियाओं की तर्कसंगत विशेषताओं का मानव शास्त्रीय विचित्रता मानना। ठीक है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा, इसमें कुछ भी नहीं है।
अब एक चीज़ थी इम्पोर्टेंट, इसमें तर्कसंगत विशेषताएं हो गई। अच्छा, अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। गॉर्फिंकल द्वारा प्रतिपादित एथनोमेथोडोलॉजी की मूलभूत अवधारणाएं क्या है। मूलभूत अवधारणाएं इसकी 5 मानी गई हैं। ठीक है, बस ये अवधारणाएं हैं 5। इसके बाद थोड़ा सा रहता है आपका इसका निष्कर्ष, शायद लास्ट में निष्कर्ष ही होगा। हाँ, निष्कर्ष होगा इसमें। तो 5 अवधारणाएं हैं। इसके बारे में गॉर्फिंकल क्या कहते हैं। गॉर्फिंकल द्वारा प्रतिपादित एथनोमेथोडोलॉजी की मूलभूत अवधारणाएं हैं वो क्या है। भाषा का क्रमबद्ध वर्गीकरण या सूचीकरण। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है भाषा का क्रमबद्ध वर्गीकरण या सूचीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो भाषा का अर्थ हम, ये देखिए यहाँ से, हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उन स्थिति वाक्यों के उपयोग करने वालों के जीवन संवाद से पूर्व के संदर्भ को ठीक से नहीं समझ लेते। इसलिए कहा गया है कि जब तक बातचीत करने वाले लोगों की पृष्ठभूमि को ठीक से पता नहीं हो तब तक हम पूरे संवाद के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सकते। आइए समझाता हूँ। ये कह रहा है कि भाषा का क्रमबद्ध वर्गीकरण इसमें इम्पोर्टेंट है। यानी कि जैसे 2 आदमी हैं, बात कर रहे हैं, पंजाबी आदमी है, जैसे भी जिंदा लगा देना, तो हिंदी भाषी होगा वो तो समझेगा जिंदा मरा, ये क्या जिंदा लगा देना। और दोनों पंजाबी हैं तो पंजाबी में जिंदा ताले को बोलते हैं, तो ताला लगा देना। ठीक है, तो उन दोनों की तो इंटरेक्शन हो गई। अब तीसरा तो नहीं समझ पाया इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है कि भाषा संबंधी संदर्भ और व्यवहारिक संदर्भ, लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, ये 2 चीज़ें इसमें होती है। तो भाषा का क्रमबद्ध वर्गीकरण ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि संवाद के पूर्व के संदर्भ को ठीक से समझना इसमें ज़रूरी होता है। ठीक है, भाषा संबंधी संदर्भ और एक व्यवहारिक संदर्भ। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, ये इसमें पढ़ लेना। और व्यवहारिक संदर्भ में आपका क्या आता है, जैसे जीवन चरित्र हो गया, पूर्ववर्त हो गया। व्यवहारिक संदर्भ में गार्फिंकल कहता है कि समाज से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। अर्थात उस समय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उस समय तथा स्थान का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, जहाँ कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यवहारिक संदर्भ में कहता है गार्फिंकल कि कोई घटना है, समझिए घटना, तो उस घटना का व्यवहारिक ज्ञान होना ज़रूरी है। और उस समय स्थान का अवलोकन जहाँ कोई घटना घटित हुई है, ये ज़रूरी है। तो जीवन चरित्र हो गया, कोई आदमी का जीवन चरित्र, बायोग्राफी है, तो उसका अध्ययन, ये देखो ये लाइन है, गार्फिंकल का मत है कि सामाजिक घटना स्थान व क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य से भी प्रभावित होती है। अतः हमको इस सब को नगण्य नहीं समझना चाहिए। यदि हम इन बातों को नगण्य मानकर सामाजिक घटना को अर्थ प्रदान करेंगे तो वह ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अब है पूर्ववृत्त या एंटीसीडेंटल। इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो, गॉर्फिंकल का मत है कि परघटना के सभी आधार व परिप्रेक्ष्यों को समझना जरूरी है, जो न केवल वर्तमान क्यों अपितु उनका मूल इतिहास से संबंध जानना भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के लिए डाकुओं के उच्च श्रृंखल और खूंखार होने के कारण जानने हेतु हमें उनके जीवन चरित्र और पूर्ववर्त को जानना होगा। कोई जन्म से तो डाकू नहीं होगा, पैदा होते ही डाकू बन गया। उसका इतिहास देखेंगे तो उसने मजबूरी के कारण या अपनी व्यवस्था के कारण होने वाले जो अन्यायपूर्ण शोषण है, उनके विरोध में समाज से बदला लेने के लिए डाकू बनने की ठान ली होगी। ठीक है, तो इस तरह का व्यवहार उससे उस पूर्ववर्त का परिणाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गार्फिंकल ने क्रमबद्ध वर्गीकरण को एथनोमेथोडोलॉजी की एक प्रमुख अवधारणा बताया है। ठीक है, तो पहला भाषा संबंधी हो गया इसमें। ठीक है, भाषा का क्रमबद्ध वर्गीकरण हो गया। इसके 2 पॉइंट थे, भाषा संबंधी संदर्भ और व्यवहारिक संदर्भ। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है व्यवहारिक सामाजिक तार्किकता, प्रैक्टिकल सोशियोलॉजिकल रीजनिंग। व्यवहारिक
सामाजिक तार्किकता, इसमें क्या कहता है, ये रहा व्यवहारिक सामाजिक तार्किकता। एक सेकंड, अब व्यवहारिक सामाजिक तर्कसंगता में क्या होता है कि गार्फिंकल कहता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में हमको व्यवहारिक तर्कसंगतता को ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सामाजिक घटना का अध्ययन व विश्लेषण कर सकते हैं। अब ये क्या होती है व्यवहारिक तर्कसंगतता, जैसे किसी आदमी ने सामाजिक घटना पर अपने विचार दे दिए, तो हमें उस आदमी को महत्व देना है, यानी कि आदमी को चाहे वो तुच्छ हो या उच्च हो, ठीक है, ये नहीं सोचना है, उच्च हो या निम्न हो, ठीक है। ये देखो दूसरे में ये कहता है ना, परिस्थिति कर्ता की परिस्थिति, चाहे कर्ता के दृष्टिकोण को महत्व देना होता है इसमें, इसकी परिस्थिति चाहे निम्न हो या उच्च हो, हमें उसके दृष्टिकोण को सार ही नहीं मानना होता, ठीक है। और एक जगह ये कहता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन में हमको व्यवहारिक तर्कसंगतता को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी कि जो घटना घटी है वो चाहे उसका अध्ययन समाजशास्त्री करे या गैर समाजशास्त्री करे, कोई भी करे उसका अध्ययन, उसको हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना है, ठीक है। क्योंकि केवल समाजशास्त्री घटनाओं का अर्थ प्रदान नहीं करते, बल्कि गैर समाजशास्त्री व्यक्ति अर्थात सामान्य व्यक्ति भी सामाजिक घटनाओं को महत्व देता है और उसको अर्थ प्रदान करता है, ठीक है। अतः जनसामान्य या साधारण व्यक्ति द्वारा घटनाओं के प्रदत्त अर्थ को व्यर्थ नहीं मानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात कहता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरे तर्क में कहता है कि आम आदमियों में भी घटनाओं का अनुभव करने, संगठित करने और वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। इसे वे व्यवहारिक ज्ञान या लोक ज्ञान या अनुभव पर आधारित नॉलेज जो है वो के आधार पर ही करते हैं, न कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब स्टार लगा रखा है, इस प्रकार एथनोमेथोडोलॉजी में लोक ज्ञान द्वारा अर्थ निकालने की क्षमता पर बल दिया जाता है, ठीक है। अर्थ यानी कि अर्थ को इम्पोर्टेंस दी गई है, लोक ज्ञान द्वारा अर्थ निकालने की क्षमता पर बल दिया गया है, जबकि परंपरागत जो समाजशास्त्री होगा वो घटना के अध्ययन हेतु सामान्य या लोक ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करते, ठीक है। ये सामान्य व्यक्ति और एक समाजशास्त्री के अध्ययन के स्वरूप में अंतर दिए है, तो ये आप देख लेना, थोड़ा पढ़ लेना इसमें से, पीडीएफ में से, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब ये तीसरा पॉइंट आता है व्यवहारिक शब्दावली को अर्थ प्रदान करने का अभ्यास। व्यवहारिक शब्दावली, जैसे कोई मेहमान आया तो हम कह देते हैं, जैसे चाय वाय पिला देते हैं, फल वल, तो चाय के साथ वाय शब्द का वैसे तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन चाय के साथ यूज़ कर रहे हैं तो नाश्ते से लगा सकते हैं, ये ना नाश्ते से लगा सकते हैं। तो गारफिंकल महोदय कहता है कि दो व्यक्तियों के मध्य के सामान्य बोध, कॉमन अंडरस्टैंडिंग को समझना आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया जो सोशल इंटरेक्शन हुई है के रूप में सहभागिता करने वाले व्यक्ति जिनका अनुसरण करते हैं उन नियमों को जानना भी आवश्यक है। गारफिंकल का मत है कि एथनोमेथोडोलॉजिस्ट विस्तार में किसी भी बात को कहने की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि छोटे रूप में सारक्षेप में बात समझ लेनी चाहिए। इस प्रकार ग्लोजिंग व्यवहार में उनका विश्वास है, ठीक है। यानी कि व्यवहारिक शब्दावली ग्लोजरी से, ग्लोजिंग प्रैक्टिस भी इसको बोल सकते हैं। व्यवहारिक शब्दावली को अर्थ प्रदान करना चाहता है ये गारफिंकल, ठीक है। आगे फिर चौथा पॉइंट पुनः चिंतन या रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। पुनः चिंतन में क्या कहना चाहता है कि जो नए विचार है, नए विचार, उनका सृजन या उनका जन्म पुनर्चिंतन से होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई तैयारी की, कोई सिलेबस किया, जैसे मान लो रीट की तैयारी की, पूरा सिलेबस कर लिया, नोट्स बना लिए, तो उस नोट्स को दूसरी बार पढ़ेंगे तो नए शब्द आएंगे सामने, तीसरी बार पढ़ेंगे फिर कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जैसे ये चीज़ पहली बार देखी है, नई है एकदम। तो यानी कि पुनः चिंतन करेंगे तो नई चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। और इसी संदर्भ में गारफिंकल कहता है कि ये लाइन दिख रही है, चिंतन या मनन द्वारा आलोचना की क्षमता का विकास होता है, वह नए विचारों का सृजन पुनर्चिंतन से ही संभव है। परंपरागत समाजशास्त्री पुनर्चिंतन को अध्ययन पद्धति से संबंधित न मानकर इसको महत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन
एथनोमेथोडोलॉजिस्ट इसको महत्व देते हैं। पुनर्चिंतन के आधार पर समाजशास्त्र में वर्तमान में एक नवीन वैचारिक समूह उभर कर आया है। ये समाजशास्त्री समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा की ओर ध्यान आकर्षित करता है या करते हैं, जिसे पुनर्चिंतन समाजशास्त्र या रिफ्लेक्शन सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आखिरी पॉइंट है विवेक सम्मत कर्मिक समायोजन, रेशनल अकाउंटेबिलिटी। इसमें कर्मिक समायोजन, ये शब्द ऐसे ही है। कर्मिक समायोजन यानी कि कर्म में एडजस्टमेंट, यानी कि कोई घटना हुई तो उसको कर्मबद्ध रूप से उसको जो है अध्ययन करना, पहले क्या फैक्ट थे उनको इकट्ठा करना जैसे डाटा वगैरह, फिर उनको एक क्रमबद्ध तरीके से उनकी एडजस्टमेंट ही कर्मिक समायोजन है। ये आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, इसमें से पीडीएफ में से देख लेना, ठीक है। अब अंत में निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, ये लास्ट पेज है आपका। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचना के आधार पर एथनो के संबंध में गारफिंकल के योगदान को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि जो निर्जाति पद्धति शास्त्र उपागम के प्रवर्तक विद्वान हैं उन्होंने अध्ययन का एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया है सॉरी, जो सामाजिक यथार्थ को स्थिर न मानकर परिवर्तनशील मानता है, जो सामाजिक प्रघटनाओं जो फिनोमिना है उनको निर्वचित प्रारूप द्वारा समझने पर बल देता है, जो व्यक्तिपरक अध्ययन को बढ़ावा देता है, व्यक्तिपरक अध्ययन को बढ़ावा देता है। निर्वचन प्रारूप का मतलब ही व्यक्तिपरक अध्ययन ही होता है, जो सामाजिक प्रघटना के रहस्यमय पक्ष को उजागर करता है, अवलोकन और सहभागी अवलोकन पद्धति को अपनाकर अध्ययन व अनुसंधान करने पर जोर देता है तथा इस प्रकार जो सतही ज्ञान को संधारकर गहरा गहन अनुसंधान जो है का प्रेरक है। भाषा के समाजशास्त्रीय पक्ष के विशेष रूप के अध्ययन पर बल देता है, व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट मानता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गारफिंकल द्वारा प्रतिपादित एथनो सैद्धांतिक दृष्टि से एक नवीन विकास है, एक नया विकास है। इस उपागम ने समाजशास्त्र के परंपरागत विश्वासों को एक चुनौती दी है। यह उपागम हर प्रकार की पद्धतियों का समर्थक है जो कि प्रत्यक्ष है, लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित है। मनुष्य के दिन प्रतिदिन के स्वाभाविक जीवन का अध्ययन जो है वो चलचित्रों के माध्यम से, व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से और सहायता से, वार्तालाप व टेप की सहायता से इस उपागम द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका ग्रुप का, ठीक है। तो थैंक यू।